हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेमी द न्यू मॉम्स जर्नी। और मेरा ये वीडियो उन न्यू मॉमीज एंड डैडीज के लिए है जिनके बेबीज अभी होने वाले हैं या जो अभी अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपके न्यूबॉर्न बेबी के केयर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉमीज और डैडीज, मेरी डॉटर अभी 1.5 साल की है, इसलिए ये पूरा वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बेबी होने वाला है और आपको क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करनी चाहिए या कौन कौन से टॉयज़ आपके बेबी जिसके साथ खेलना पसंद करेंगे, तो उसके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके उसको देखिए। पर मॉमीज और डैडी, सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी ड्रॉप्स। जैसे ही आपका बेबी होता है, अगर वो ब्रेस्ट फेड है तो उसको विटामिन डी ड्रॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना लेडीज़, हमारी ही बॉडी में हमको मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन डी की कमी रहती है और ब्रेस्ट मिल्क भी हमारे ही ब्लड से बनता है, तो इसीलिए बेबीज़ को इनफ विटामिन डी नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक कि आपका बेबी बॉर्न होता है और 1 ईयर तक आपको कम से कम 0.5 to 1 ml विटामिन डी ड्रॉप्स उसको डेली देना बहुत ज़रूरी है। ब्रांड्स मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। और आपको डॉक्टर जनरली जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो वो विटामिन डी ड्रॉप्स और कभी कभी मल्टी विटामिन भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि आप अपने बेबी को 1 ईयर तक डेफिनेटली हर रोज़ दें। लेडीज़, दूसरा पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड केयर। अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली 1 से 2 हफ्ते के अंदर ड्राई होकर खुद ही गिर जाती है। आपको बस उसको एकदम सूखा रखना है, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और आपको उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मॉमीज़ को ये फिक्र होती है कि हम उसमें थोड़ा घी लगा सकते हैं या बीटाडिन का सॉल्यूशन लगा सकते हैं, पर नहीं, आपको ये सब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका अम्बिलिकल कॉर्ड विदिन फ्यू डेज़ खुद ही ड्राई होकर गिर जाएगा। इनफैक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड जब होता है तो आपको डायपर्स भी बेबी को ऐसे पहनाने पड़ेंगे कि आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में वो डायपर टच ना हो, तो आप उसे थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे से फोल्ड करके आप डायपर को लगा सकते हैं। एक बार अम्बिलिकल कॉर्ड जब गिर जाता है लेडीज़, तो उसके बाद भी आपको उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको उसमें ब्लड दिखे या पस दिखे तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मॉमीज एंड डैडीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेबी की आई केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू बॉर्न्स क्या होता है, कई बार उनकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे बहुत आंसू भरा हुआ है। इनफैक्ट कभी कभी वो जब सोकर उठते हैं तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस उनकी आंखों में हमें कई बार देखने को मिलता है। सो जनरली क्या होते हैं, न्यू पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या हो गया है हमारे बेबी को, पर इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बेबीज़ की टीयर ग्लैंड है वो बन रही होती है, इसलिए ये ग्रीन सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। सो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हाथ को अच्छे से धो लीजिए और कॉटन बॉल्स लीजिए, उसको गर्म पानी में डुबाइए और बेबी के आई में से जेंटली आप अंदर से बाहर की तरफ उसे क्लीन करिए। इतना ध्यान रखिए लेडीज़ कि आपको दोनों आई के लिए 2 डिफरेंट कॉटन बॉल्स यूज़ करनी है, ताकि एक आई का इन्फेक्शन दूसरे आई में ना लग पाए। ये हाइजीन पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा। मॉमीज एंड डैडीज, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बेबी की नोज़ केयर के ऊपर। नोज़ केयर के 2 तरीके हैं। पहला तो ऑफ कोर्स जो भगवान ने बनाया है वो है स्नीज करके। सो बेबी एक दिन में 5 से 6 बार स्नीज करता है तो मोस्टली ऑटोमेटिकली उनकी नोज़ क्लीन हो जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी नोज़ का सब्सटेंस होता है वो एज में आके अटक जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक बहुत ही सॉफ्ट गीला कपड़ा लेके आप उसे निकाल सकते हैं, या जो बेबी की ईयरबड्स होती है, जो छोटी वाली होती है, बड़ी वाली नहीं, एक अलग आती है ईयरबड्स, आप एक बार अपने केमिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो भी हल्का सा गीला करके मैं उसे ऐसे स्लाइटली धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल देती थी। बस ये ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा अंदर कोई भी चीज़ बेबी की मत डालिए नोज़ के, क्योंकि उनकी नोज़ बहुत ही सेंसिटिव होती है और ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। लेडीज़, अगला टिप है बर्पिंग से रिलेटेड, यानी कि डकार दिलाना।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है एक पेरेंटिंग की जर्नी में। डकार दिलाने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो मैं आपको इमेजेस में दिखा दूंगी, पर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम अपने बेबी को डकार दिलाते थे। डकार आप या तो उसको पूरा जब फीड हो जाए आप उसके बाद दिला सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी जो मैं करती थी कि मिड फीड में, मतलब बेबी ने अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो अगर एक ब्रेस्ट से उसने मिल्क पिया है दूसरे ब्रेस्ट में शिफ्ट करने से पहले आप एक बार उनको बर्प करा दीजिए, या अगर आपका बेबी बॉटल फेड है तो अगर हाफ बॉटल उसने फिनिश किया है तो नेक्स्ट हाफ लेने के पहले आप एक बार उसे बर्प करा दीजिए। और बर्प कराने के कई सारे वेज होते हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगले वीडियो में। लेडीज़, नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप। आइडियली जो बेबी के सुलाने का तरीका होता है वो बच्चे को बैक में सुलाना चाहिए हमको, पीछे राई का एक पिलो रख के। राई का पिलो इसलिए क्योंकि उससे बेबी का हेड जो होता है वो एक पोजीशन पे स्टिल रहता है। पर जनरली कई पेरेंट्स क्या करते हैं, जो मैं भी प्रेफर करती थी, कि बेबी को साइड करवट लेके सुला देना, या कुछ लोग बैक ऑन द स्टमक भी सुलाते हैं, पर मैं साइड में सुलाती थी। पर इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये तभी कर सकते हैं जब आप बेबी के पास हो पूरे उस 2 घंटे 3 घंटे जब आपका बेबी नैप ले रहा हो। ऐसे पोजीशन में आप उनको अकेले नहीं छोड़ सकते, वरना सिड्स स्लीप इंड्यूस्ड डेथ सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। और न्यूबॉर्न बेबीज़ को आप स्वॉडल कर सकते हैं। स्वॉडल करने से क्या होता है, उनको बहुत वार्म और कंफर्टेबल फील होता है, और उनका चौंक कर उठना या जो स्टार्टल हो जाते हैं बच्चे लोग काफ़ी, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उनकी नींद बार बार टूटती नहीं है। तो आप उनको स्वॉडल कुछ महीने तक एटलीस्ट कर सकते हैं। लेडीज़, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायपर रैश। यस, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना है लेडीज़, कि जब भी आप अपने बेबी का डायपर चेंज करें, डायपर चेंज के बाद 15 मिनट उनको एटलीस्ट डायपर फ्री टाइम दीजिए। और बेबी का गीला डायपर ज़्यादा देर तक आप उन्हें नहीं पहनाएं। इसके बाद भी अगर डायपर रैश का प्रॉब्लम रहता है तो आप डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डायपर रैश क्रीम तभी यूज़ करें जब बेबी को रैश हो गया है। कई सारी डायपर रैश क्रीम्स जो होती है जो एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी हम पहले उसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो डायपर हो वो अगर आप कॉटन डायपर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे एक्सपीरियंस में। आप जब बाहर जाए तभी आप डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करिए। कॉटन डायपर्स से मेरे बेबी को रैशेस का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया था, तो आप भी ट्राई करके देखिए अगर आपको ठीक लगे तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेडीज़ इज़ नेल केयर। आपका जब बेबी होता है तो होते ही उसके कई बार नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं और बेबी का नेल काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके लिए आप पहले से ही नेल केयर किट आप परचेज कर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आपने बेबी को बाथ कराया है, नहलाया है, आप इमीडिएटली उसके बाद नेल्स काटिए। उस टाइम पे नेल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जल्दी से कट हो जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लेडीज़ बेबी के ड्रेस। डॉक्टर्स का कहना है कि आपके बच्चे को आप ऐसे कपड़े पहनाइए जितने कपड़े आपने पहने हैं उससे बस एक ज़्यादा, और जो पहला कपड़ा जो बेबी की बॉडी को टच करे वो मोस्टली कॉटन का होना चाहिए। थैंक यू सो मच मॉमीज़ और डैडीज़ मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले, थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ वो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी अपडेट्स आप मिस ना कर पाए।